गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सर्वोदय पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पीछे तक जो बात की थी, ग्राउंड नट की बात कर रहे थे, मूंगफली की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था एरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम की हमने बात की थी, कुल फेबेसी की बात की थी, कुल पेपिलियोनेटी की बात की थी, इसके उत्पत्ति और उत्पादक देशों की और राज्यों की हमने इसकी बात की थी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में, विस्तार से बात हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। इसके पादप की बात करेंगे कि इसका पादप जो है वो कैसा होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात इसके पादप की आती है, तो देखिए वो अर्ध ऊर्ध्व है, शाखित, पसरने वाला अर्थात जमीन पे पसरा हुआ रहता है। अर्ध ऊर्ध्व आधा मतलब खड़ा रहता है, शाखित होता है, शाखाएं इस पर होती हैं, पसरने वाला होता है, जमीन पे पसरा हुआ रहता है। इसके अलावा एक वर्षीय शाख होता है, अर्थात एक साल के अंदर अपना संपूर्ण जो इसकी जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लेता है। लाइफ साइकिल को ये क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो देखिए इसकी जो मूल इसके अंदर होती है वो मुसला मूल पाई जाती है। कौन सी मूल पाई जाती है? मुसला मूल जो है वो पाई जाती है। इसकी मूल के अंदर सहजीवी जीवाणु, कौन सा जीवाणु? सहजीवी जीवाणु जो इसकी मूल में रहता है, सहजीवी जीवाणु, जिसका नाम है, हम पढ़ चुके हैं सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं। राइजोबियम जो है वो निवास करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो फिक्सन है उसमें ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये सहजीवी जीवाणु जो है राइजोबियम, ये इसके मुसला मूल तंत्र के अंदर निवास करता है। इसके अलावा फल की बात करें मूंगफली के, तो फल आपको बता देता हूँ। मूंगफली जो है का फल भूमि के अंदर लगता है। क्या लगता है? भूमि के अंदर लगता है, इसलिए इसके फल को क्या बोला जाता है? अंतः भूमिका बोला जाता है। फल क्या होता है? अंतः भूमिका होता है। तथा फल का जो प्रकार होता है वो लोमेंटम होता है और असपुटनशील होता है। असपुटनशील का मतलब क्या है? अर्थात वो उसका जो संपुटन है वो नहीं हो पाता है, जो बीज हैं वो उसके अंदर क्या है, सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर आपको बता देता हूँ 1 से 5 बीज हो सकते हैं, सामान्य रूप से 2 या 3 मिलते हैं। तो 1 से 5 बीज एक जो फल है उसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता देता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है। सेल्फ पॉलिनेशन हमने तीसरे चैप्टर परागण पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी है। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन? परिभाषा क्या होगी इसकी कि स्वपरागण अर्थात अपने ही पुष्प के परागकण निकलकर जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? स्वपरागण बोला जाता है। तो इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, अर्थात कहने का मतलब है एक मूंगफली के पुष्प में उसी पुष्प के परागकण है वो भाग लेते हैं और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र है वो भाग लेती है। अर्थात नर और मादा भाग जो है पुष्प के वो दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। इसके अलावा ये खरीफ फसल के रूप में बोई जाती है। किसके रूप में बोई जाती है? खरीफ फसल के रूप में ये बोई जाती है। और इसका जो समय होता है वो वर्षा ऋतु के समय इसको बोया जाता है। अगर बात करें इस फसल की तो ये 100 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंगफली जो है वो 100 से 130 दिन में पककर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल प्रमुख खरीफ फसल है, जबकि सरसों कौन सी थी? रबी की फसल थी, जिसको अक्टूबर नवंबर के अंदर बोया जाता है और फरवरी मार्च के अंदर उसको काटाई उसकी होती है। लेकिन ये खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर उन्नत किस्म है, देखिए उन्नत किस्मों की अभी हम बात करेंगे। अगर मूंगफली की हमने उन्नत किस्में बोई हैं तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर ये प्राप्त होंगी। कितनी प्राप्त होंगी? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 क्विंटल अगर मूंगफली हमारे पास है तो उसके अंदर हम जिसे गोटे बोलते हैं, आपकी किताब में शब्द दिया हुआ है गुलियां। क्या शब्द दिया हुआ है? गुलियां शब्द दिया हुआ है। तो मूंगफली 1 कुंटल मूंगफली के अंदर 70 से 75 किलोग्राम ही गुलियां निकल पाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके तेल के प्रकार की कि तेल किस प्रकार का होता है, तो नॉन ड्राइंग ऑयल ये होता है, अर्थात अशुष्कन खाद्य तेल होता है। अशुष्कन का मतलब क्या है कि अगर इसको वायु के अंदर खुला रखते हैं या
वायु के संपर्क में रखते हैं तो इस तेल की सतह पर किसी प्रकार की परत जो है वो नहीं बनती है। इसके तेल का जो अगर रंग है उसकी बात करें तो सुनहरा पीला होता है, गोल्डन येलो कलर इसका होता है। इसके अलावा इसके गंध की बात करें तो रुचिकर गंध आती है। रुचिकर का मतलब ऐसा उसमें कोई तीखी गंध नहीं आती है जिसको हम भाई दुर्गंध के रूप में नहीं ले सकते। रुचिकर आती है कि इसको हम बार बार सूंघ सकते हैं। इसके अलावा इस तेल के अंदर सर्वाधिक वसीय अम्ल जो है वो ओलिक अम्ल पाया जाता है 65%। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक अम्ल पाया जाता है 65%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो पामेटिक अम्ल है, ठीक है, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इस तेल के अंदर फास्फोरस, विटामिन आदि भी क्या है मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे उन्नत किस्मों की, मूंगफली की उन्नत किस्मों की आगे बात करते हैं उन्नत किस्मों की, ठीक है ना। मूंगफली की ग्राउंडनट जो था, ग्राउंडनट की जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात करते हैं। एरेकिस हाइपोजिया की उन्नत किस्मों की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान के लिए अगर हम लोग बात करें, किसके लिए बात करते हैं? राजस्थान के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान के लिए एक तो है RS फेस्ट। कौन है? RS फेस्ट, RSB 87, RSB 87। इसके अलावा AK12, AK12। इसके अलावा 24 MA10। इसके अलावा चंद्रा। इसके अलावा गिरनार आदि जो है राजस्थान में अगर उत्पादन करने के लिए हमें जाननी हो तो मूंगफली की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? RS फेस्ट, RSB 87, AK12, 24 MA10 और चंद्रा और गिरनार, ये उन्नत किस्में हैं। अब इसके आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडनट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। मूंगफली के तेल और मूंगफली के बीज जो हैं वो क्या काम आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर 1 नंबर हम बात करें तो इसके जो बीज होते हैं वो पोषक, अत्यंत पोषक युक्त होते हैं। क्या होते हैं? बीज जो होते हैं वो अत्यंत पोषक युक्त होते हैं, ठीक है ना। तो इनको कच्चा भी खाया जाता है, सीधा हम खा सकते हैं ज़मीन से निकालते, और इनको भून कर भी क्या किया जाता है? खाया जाता है। कच्चा भी खा सकते हैं और भून कर भी इनको खाया जा सकता है। इसके बाद में 2 नंबर अगर बात करें, इसमें आपको एक बात और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात, कि 1 पौंड मूंगफली से 2700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 पौंड मूंगफली से कितनी ऊर्जा मिलती है? 2700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 2700 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है। इसके बाद हम बात करें आगे दूसरा प्रयोग। तो तेल का प्रयोग आप सभी को पता है, खाना पकाने के लिए किया जाता है। तलने के लिए, खाना पकाने के लिए भी जो मूंगफली का तेल होता है उसका उपयोग किया जाता है। 3 नंबर महत्वपूर्ण बात है, तेल का हाइड्रोजनीकरण करके, मान लीजिए हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल है, उसका हम हाइड्रोजनीकरण करके, क्या करके? हाइड्रोजनीकरण करके उससे वनस्पति घी, अर्थात हम लोग जो बोलते हैं ना डालडा घी, वनस्पति घी, डालडा जिसे बोला जाता है, वो प्राप्त कर सकते हैं, जो पशुओं को दिया जाता है। इसके अलावा तेल निष्कर्षण के बाद जो खल बच जाती है, भाई तेल निष्कर्षण हुआ, तेल निष्कर्षण का मतलब मैंने बताया था आपको सरसों में, कि तेल निकालने के बाद जो प्राप्त बचा शेष भाग होता है उसे खली कहा जाता है, और ये पोषक युक्त होती है और पशुओं के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इसलिए पशु आहार के रूप में इसको काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लिया जाता है? पशु आहार के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ऐसे ही और प्रयोग की बात करते हैं तो तेल का प्रयोग जो है वो बहुत कामों में लिया जाता है, जैसे साबुन निर्माण में, स्नैक के रूप में,
प्रसाधन सामग्री के रूप में। इसी प्रकार प्रोटीन से आर्डिल नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। प्रोटीन, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा आर्डिल नामक जो है रेशा बनाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारे जो ग्राउंडनट टॉपिक था, मूंगफली, चीनी, बादाम जो टॉपिक था वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये पूरा हो जाने के बाद अब हम आगे तीसरा ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात करेंगे। थर्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है उसकी हम बात करेंगे। दो की बात हमने कर ली, किस किस की, एक तो मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट की हमने बात जो है वो कर ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम तीसरा और करेंगे जिसका नाम रहेगा आपके, क्या नाम रहेगा, नारियल। क्या रहेगा, नारियल, या इसको श्रीफल बोला जाता है। नारियल या फिर इसको क्या बोला जाता है, श्रीफल बोला जाता है। इंग्लिश में सभी जानते हो कोकोनट, क्या बोला जाता है, कोकोनट इसको बोला जाता है। प्यारे बच्चों ये भी एक तेल उत्पादक पादप है। ठीक है, इसके द्वारा भी तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नारियल का तेल, ठीक है ना। तो इस पादप के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप नारियल आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो है इसका पता होना चाहिए। बोटेनिकल नेम जो होता है उसकी बात करते हैं। कोकोनट के सबसे पहले हम बोटनिकल नेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोटनिकल नेम की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो कोकस न्यूसीफेरा होता है। क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा नाम है, कोकस न्यूसीफेरा ये नाम होता है। कोकस इसका क्या होता है, वंश होता है, और न्यूसीफेरा इसकी क्या होती है, जाति होती है। अब बात करते हैं ये इसका नाम क्यों पड़ा, कोकस न्यूसीफेरा इसका नाम क्यों पड़ा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कारण था कि इसको कोकस न्यूसीफेरा नाम दिया गया। तो प्यारे बच्चों इसका जो वंश है कोकस, उसका उद्गम एक पुर्तगाली शब्द से हुआ है। ये कोकस जो शब्द है इसका उद्गम जो है वो एक पुर्तगाली शब्द से हुआ है। कोको एक पुर्तगाली शब्द है, कौन सा, कोको। इस कोको शब्द से हुआ है और इस कोको का अर्थ होता है मंकी। कोको का अर्थ क्या होता है, मंकी या बंदर। क्या अर्थ होता है, मंकी या बंदर। ठीक है, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि बंदर हो, ठीक है, बंदर से नारियल का क्या संबंध। लेकिन जो नारियल का फल होता है, क्या होता है, नारियल का जो फल होता है वो बंदर के सिर जैसा होता है। कैसा होता है, दिखने में बंदर के सिर जैसा होता है, इसलिए इसको पुर्तगाली शब्द कोको से क्या बनाया, कोक्स बनाए हैं। न्यूसीफेरा का मतलब होता है दृढ़ फल धारण करने वाले, दृढ़ फल धारण करने वाला। ठीक है, तो बंदर के सिर जैसा दृढ़ फल धारण करने वाले पादप को क्या कहा जाता है, नारियल कहा जाता है। तो कोक्स और न्यूसीफेरा का ये अर्थ हो जाता है जो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो कुल इसका एरेकेसी या पामी आप बोल सकते हो। फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो फैमिली इसकी होती है एरिकेसी या पामी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसका कुल होता है। इसके बाद में इस तेल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोगी भाग, तेल प्राप्त करने के लिए उपयोगी भाग कौन सा होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, नारियल जो होता है, नारियल का फल होता है। फल आप नारियल जानते हो, ठीक है ना। नारियल लाते हैं तब उसके वो बाहर चारों तरफ रेशे सी संरचना होती है। ठीक है, उसको क्या है, उतार कर जब हम फल प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष। बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष। दो प्रकार का होता है, एक तो कोशिकीय और एक केंद्रिकीय। ठीक है, तो उस कोशिकीय और केंद्रिकीय भ्रूणपोष से क्या प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है एंडोस्पर्म से। अगर आपसे पूछा जाए नारियल के किस भाग से तेल प्राप्त किया जाता है, तो नारियल के भ्रूणपोष से तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है। एंडोस्पर्म से ये प्राप्त है वो किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, ऑर्गन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों
उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो आपको बता देता हूँ, इसकी उत्पत्ति के संबंध में 3 भिन्न मत हैं। कितने भिन्न मत हैं? 3 अलग अलग भिन्न मत जो हैं दिए हुए हैं। 1 नंबर अगर हम लोग बात करें कि 1 नंबर कौन सा होगा, तो 1 नंबर है कि ऐसा माना जाता है कि उत्तरी एंडीज से हुई है। कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? उत्तरी एंडीज से हुई है। दूसरा मत ये कहता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों से, अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों से। तटवर्ती क्षेत्र क्या होते हैं? समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों से हुई है। तीसरा मत क्या कहता है? तीसरा मत ये कहता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है के कोई एक स्थान से हुआ है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कोई स्थान से हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में 3 कोई एक निश्चित नहीं है कि वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के कोई स्थान से, उत्तरी एंडीज से और दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। अब हम बात करते हैं उत्पादक देशों की, कि उत्पादक देश जो हैं वो कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्पादक देशों में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे भारत देश की बात कर लेते हैं। तो भारत तो इसमें है ही है, तभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का विश्व में अगर हम बात करें तो 3रा स्थान है। गत वर्षों में भारत प्रथम स्थान पर हुआ करता था, लेकिन अभी पिछड़कर कौन से स्थान पे है? 3रे स्थान पर है। अगर हम पहले और दूसरे स्थान पे बात करें तो इंडोनेशिया, कौन सा? पहले स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे पर अगर बात करें तो फिलीपींस। ये यहाँ पे क्या है? नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है और हमारा देश 3रे स्थान पर है। इसके अलावा तंजानिया है, ठीक है ना, केन्या है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है आदि में जहाँ पे समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इनका क्या है? उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर कि भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। केरल इसका प्रमुख राज्य है। कौन सा? केरल नारियल का क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें भारत की कुल उत्पादन का 46% उपज होता है। पूरे इंडिया का 46% उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? केरल राज्य के अंदर ही होता है। इसके बाद हम बात करें तो अन्य उत्पादक राज्य भारत के अंदर तो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, गोवा है, इसके अलावा दमन दीव है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? सब जो अन्य उत्पादक प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे नारियल का उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे राजस्थान का नाम नहीं आया, तो राजस्थान के अंदर कोई भी इस प्रकार का व्यावसायिक बिजनेस नारियल का जो है नहीं किया जाता, तो इसका स्थान है नहीं है। इसके बाद हम बात करें इस पादप की कि यह पादप कैसा होता है। पादप की अगर हम लोग बात करते हैं, प्लांट की पादप की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये ताड़ आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा है? इसे वृक्ष, तकनीकी रूप से वृक्ष नहीं माना जाता, ताड़ माना जाता है। और यह है आर्द्र मतलब नमी वाले स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्या है? फसल होती है, जिसको तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोया जाता है। अर्थात समुद्र के किनारे वाले स्थान जो हैं, समुद्र के किनारे, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, जिन्हें तटीय क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे इसकी खेती जो है वो की जाती है। इसकी बात करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया ये क्या है, एक दृढ़ फल धारण करने वाला पादप जो है वो होता है। और इसका ये पादप जो है काफ़ी लंबा होता है। पादप क्या होता है? काफ़ी लंबा होता है। अब काफ़ी लंबे का क्या मतलब है, तो आपको बता देता हूँ, 10 से 24 मीटर लंबा। अगर फुट में बात करें तो ये 30 से 60 फुट लंबा होता है, या 10 से 24 मीटर लंबा हो सकता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी तो ये अशाखित होता है, अर्थात इसमें शाखाएं जो हैं वो नहीं होती। क्या होता है? अशाखित ये होता है। साथ ही नारियल जो है, नारियल की अगर और बात करें तो इसके पुष्प जो हैं वो तो एक लिंगी होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, पुष्प तो क्या होते हैं?
एक लिंगी होते हैं, लेकिन पादप जो है वो क्या होता है, द्विलिंगाश्री होता है। पादप क्या होता है, द्विलिंगाश्री होता है, अर्थात पुष्प में केवल एक ही अंग होगा, लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। लेकिन अगर हम पादप की बात करें तो उसमें दोनों लिंग जो हैं वो उपस्थित होंगे। कौन, नर और मादा जनांग जो है वो दोनों उपस्थित होंगे। लेकिन पुष्प इसका क्या होता है, एक लिंगी होता है। इसके बाद बात करते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसका जो पुष्प क्रम है, जहाँ पे पुष्प लगते हैं, जैसे ये प्लांट है इस पे पुष्प लगते हैं, पुष्प क्रम, तो आपको बता देता हूँ एक शाखा पर लगभग 30 से 40 कितने पार्श्व शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं, 500, 30 से 40 पार्श्व शाखाएं होती हैं। और आपको बता देता हूँ एक पार्श्व शाखा पर 10 से 15 फल लगते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखिए आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। ऐसा नारियल का पौधा होता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे देखे हुए हैं समुद्र के किनारे। तो इस प्रकार से क्या है, नारियल का जो है पादप जो होता है वो इस प्रकार का होता है। आपको साइड में जो फोटो दिखाई दे रही है उसको आप आसानी से देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये निषेचन के बाद परिपक्व फल बनने में 1 वर्ष का समय लगता है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, प्यारे बच्चों निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो उसके बाद में फल बनने में 1 साल लगता है, 12 महीने फल लगने में लग जाते हैं। और नारियल का जो फल होता है वो ड्रूप या अष्टिफल कहलाता है। ड्रूप या क्या कहलाता है, अष्टिफल। तो ये भी याद रखना, ये पर्सन जो फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के एग्जाम होते हैं वहाँ तक ऐसे पर्सन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये अष्टिफल या फिर ड्रूप का प्रकार का फल जो है वो होता है। जो आपको बता देता हूँ तिकोना होता है, देखा है आपने, तिकोना होता है और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा, 15 से क्या 30 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा फल भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है। फल भित्ति जो होती है ना वो फ्रूट लेयर जो होती है वो 3 स्तरों से बनी होती है। कितने स्तरों से, 3 स्तरों से बनी हुई होती है। अगर हम बात करें सबसे बाहर की चीकनी भित्ति होती है, कैसी भित्ति होती है, चीकनी, जिसे बाह्य फल भित्ति कहा जाता है, जिसे बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको एपिकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिकार्प। दूसरी मध्य वाली जो होती है वो रेशेमेय होती है। कैसी होती है, रेशेमेय होती है, जिसे मध्य फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य फल भित्ति कहा जाता है, या मेसोकार्प उसको बोला जाता है। इसके बाद में अगर तीसरी की अगर हम बात करें तो 3 नंबर वाली जो होती है भीतरी काष्ठीय, भीतरी जो होती है काष्ठीय होती है, जिसे अंतः फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः फल भित्ति कहा जाता है, या एंडोकार्प आप लोग बोल सकते हो। नारियल का फल आप लोगे वो नहीं जो हम लाते हैं, उसका ऊपर से हटाने के बाद में नारियल का अंदर जो फल होता है उसकी अगर बात करें तो सबसे बाहर चीकना आपको महसूस होगा, बीच में रेशे में संरचना होगी, सबसे अंदर वाली जो है वो काष्ठीय होती है। ठीक है, तो ये 3 स्तर या भित्तियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। मध्य फल भित्ति से व्यावसायिक कोयर नामक रेशा प्राप्त होता है। व्यावसायिक कोयर नामक रेशा प्राप्त जो है वो कौन सी भित्ति से होता है, इस मध्य फल भित्ति से होता है। कौन सी भित्ति से होता है, रेशे में फल भित्ति के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर बात करें प्यारे बच्चों तो इससे जो कोयर रेशा प्राप्त होता है इससे गद्दे मेस्टेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा काष्ठीय अंतः फल भित्ति के भीतर तेलीय भ्रूणपोष होता है। इसके अंदर जो है तेलीय भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, तेलीय भ्रूणपोष होता है, जो सामान्य भाषा में गरी, खोपरा या चिटकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः फल भित्ति जो काष्ठीय हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, गिरी बोल सकते हो, खोपरा बोल सकते हो, पता है खोपरे का, चिटकी बोल सकते हो। तो आपको गिरी याद रखना है, खोपरा और चिटकी का आप लोग सभी जानते हो। इसके बाद अगर हम बात करें आगे इसके बारे में तो देखिए प्यारे बच्चों, परिपक्व जो भ्रूणपोष में 60 से 70% अगर हम तेल का निष्कर्षण इसी से किया जाता है, ठीक है ना, तेल किससे प्राप्त होगा, इस खोपरे से ही प्राप्त होता है। तेल किससे प्राप्त होता है, तेल जो है वो
खोपरा से ही प्राप्त होता है या चिटकी से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म, उससे 60 से 70% वसीय तेल प्राप्त होता है। कौन सा तेल? वसीय तेल जो है वो प्राप्त होता है। कितना? 60 से 70% वसीय तेल प्राप्त होता है। और भ्रूणपोष जो है उसे पानी के रूप में होता है, जिसे हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोनट मिल्क जो है वो बोला जाता है, जिसको तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं। यह अत्यंत पोषक होता है, तब व्यापक स्तर पर पेय के रूप में काम में लिया जाता है। आपने फिल्म वगैरह टीवी के अंदर देखे होंगे, खोपरा उसके अंदर जो है पाइप दे के लोग जो हैं उसका आनंद लेते हैं, और वहाँ पे आपको समुंदर भी दिखाई देगा। ज़्यादातर ये समुंदर किनारे इनको कच्चे फल जो होते हैं उसके अंदर जो भ्रूणपोष तरल रूप में होता है, वहाँ पे उनका उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको बता देता हूँ, नारियल में फलों की प्राप्ति वर्ष भर होती रहती है। नारियल के परिपक्व भ्रूणपोष से तेल विभिन्न विधियों द्वारा है वो प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तेल के गुणों की। किसकी बात कर लेते हैं? तेल के गुणों की बात जो है वो कर लेते हैं कि तेल के क्या क्या गुण जो हैं वो होते हैं। तो नारियल का जो तेल होता है वो शुद्ध अवस्था में अगर बात करें, प्योर स्टेज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रंगहीन होता है, उसका पानी जैसा रंग होता है, अर्थात पानी का कोई रंग होता ही नहीं है। या ये हल्के पीले रंग का होता है, या कैसा नज़र आएगा? हल्के पीले रंग जैसा नज़र आएगा। ठीक है। तेल के गुणों में अगर शुद्ध अवस्था में बात करें तो रंगहीन या पीले अवस्था, मतलब शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है यहाँ पे? शुद्ध अवस्था का मतलब ये है कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर नारियल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो 23 से 24 डिग्री के ऊपर तरल रूप में, जबकि 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तरल रूप में, जबकि इससे निम्न तापक्रम या ठोस अवस्था में आ जाता है। आप लोगों ने काम में लिया होगा नारियल का तेल, हम आगे उपयोग में भी बात करेंगे, केस या बालों को लगाने के लिए। तो सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा कि नारियल का जो तेल होता है वो जम जाता है, देखा है। और आपने अगर प्रयोग लिया है तो आपने उसको आग के पास लेके गए हो, आप उसको टेम्परेचर ज़्यादा देकर उसको पिघलाने की आपने कोशिश की होगी, मैंने तो की है बचपन में। ठीक है ना। तो 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है, इसके ऊपर वो तरल अवस्था में रहता है, लेकिन इससे कम में क्या है वो ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा इसमें उपस्थित जो वसीय अम्ल है उसके अंदर लोरिक अम्ल है। वसीय अम्ल में कौन कौन से हैं? लोरिक अम्ल है, 44 से 51% ये होता है। माइरिस्टिक अम्ल है, ये 13 से 18% होता है, 13 से 18.5% होता है। पामेटिक अम्ल 7 से 7.5 से 10.5 होता है। ठीक है। और आपको बता देता हूँ, ये जो तेल होता है ये नॉन ड्राइविंग होता है। कैसा होता है? नॉन ड्राइविंग होता है, अर्थात वायु के संपर्क में आने पर इस तेल की सतह पर किसी प्रकार की परत जो है वो नहीं बनती है, किसी प्रकार की परत जो है वो नहीं बनती है, जैसे सरसों की हमने बात की थी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई इसके तेल के गुण। अब अगर हम बात करें तो इसके उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में तो इसका कोई व्यावसायिक उत्पादन होता नहीं है, तो हमारे देश की बात कर लेते हैं। तो अंडमान साधारण, क्योंकि वहाँ पे इसका अंडमान निकोबार जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है वहाँ पे इसकी खेती की जाती है, तो अंडमान साधारण। इसके अलावा आनंद गंगा, दूसरी उन्नत किस्म कौन सी है? आनंद गंगा। तीसरी चंद्रलक्ष्य। इसके अलावा VHC फर्स्ट। ये क्या है? इसकी 4 आपको पूछ ले कि नारियल की कोई 2 उन्नत किस्में लिखें तो अंडमान साधारण, आनंद गंगा, चंद्रलक्ष्य, VHC फर्स्ट होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तेल के उपयोगों की। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक महत्व के अंदर आएंगे तो इसके तेल के उपयोग मैं आपको अलग बता देता हूँ, और इसके अन्य उपयोग जो हैं वो अलग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तेल के उपयोग, प्यारे बच्चों, तेल का उपयोग जो है वो खाद्य तेल, भाई भोजन पकाने, खाद्य तेल जो है उसका पाक माध्यम के रूप में व्यापक उपयोग होता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे कैंडी बार है, ठीक है, कृत्रिम मक्खन है, मिठाइयाँ हैं, बिस्कुट हैं,
इसके अलावा हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाया जा सकता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनाया जा सकता है? वनस्पति घी बनाया जा सकता है। इसके अलावा बता देता हूँ, यह अत्यंत लोकप्रिय केश तेल के रूप में प्रचलित है। बालों के लगाने के लिए, केश तेल का मतलब बालों के लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है। इसके अलावा इसके द्वारा नहाने का साबुन, शैम्पू, क्रीम, दाढ़ी बनाने की क्रीम, साबुन आदि बनाने के काम में भी ये लिया जाता है। इसके अलावा निष्कर्षण के बाद खली बचती है, ठीक है। पुणे एक उत्तम पशु आहार है। इसके बाद में, नारियल के बाद में जो खली बचती है उसे पुनेक कहा जाता है। याद रख लेना, फिर कहोगे सर पुनेक शब्द कहाँ से आया। पुनेक है उसे क्या कहा जाता है? खली को कहा जाता है, जो क्या है? पशु आहार के रूप में, उत्तम पशु आहार के रूप में काम में ली जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य उपयोग की, तो नारियल को फल जो है वो धार्मिक, सांस्कृतिक व वैवाहिक कार्यक्रमों में, सबसे पहले कोई मान ले किसी ने शॉप ओपन की है तो ओपन करते ही वो क्या फोड़ेगा? नारियल फोड़ेगा। हमने अगर घर पे मकान बनाने शुरू किए हैं तो नारियल लाते हैं। ब्याह शादी जब भी होती है उसमें नारियल लाते हैं, ठीक है। मतलब शुभ कार्यों के लिए और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नारियल का उपयोग किया जाता है। इसके पुष्प कर्म पर घाव बनाकर मीठा पेय, ताड़ी तथा ताड़ से शर्करा प्राप्त भी की जाती है। इसके अलावा फल वित्ती से कोई रेशा बनाया जाता है, जिससे रस्सियाँ, ब्रुश, झाड़ू व गद्दे बनाए जाते हैं। कोकोनट मिल्क एक उत्तम पेय पदार्थ है, आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नारियल के स्तंभ में बलियां, पत्तियों से छत तथा अंतःकाष्ठ से चारकोल भी बनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी पत्तियां काफ़ी लंबी होती हैं, पत्तियां जो होती हैं ना वो काफ़ी लंबी होती हैं, तो उनसे क्या बनाया जाता है? छत भी बनाई जाती हैं। ये था हमारा नारियल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने किस किस की बात कर ली? नारियल की, सरसों की और मूंगफली की बात हमने जो है वो कर ली। इसके बाद में तेल उत्पादक में अरंडी या अरंडी जो है वो हम और पढ़ेंगे, जिससे क्या है, जिससे भी क्या होता है? तेल प्राप्त होता है, अरंड या अरंडी। इसकी अगर हम बात करेंगे, कल बात करेंगे, इंग्लिश में इसको कस्टर बोला जाता है, ठीक है। ऑयल प्लांट भी होता है, ठीक है। तेल उत्पादक पादप के रूप में इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में रेशे उत्पादक पादप हैं, तो कल हम जो है मुंज और अरंड, इसके अलावा कपास भी पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।